कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद के मुताबिक बेहतर होंगे। एग्ज़ाम बिल्कुल अपकमिंग है। एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जिनको अभी भी एग्ज़ाम्स को लेकर डर है, कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन है, मेरी 15 दिन की क्लास, 15 वीडियोज 1 फरवरी से आप देखना ना भूलें। एमसीक्यू सीरीज हम आपके साथ चला ही रहे हैं। तो स्टूडेंट, जब आप पूरे मनोयोग से, मन में इच्छा धारण करके, आप अपने मन से सोचकर चलेंगे कि अब हमें एग्ज़ाम क्रॉस करना है, एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्रॉस भी होगा आपका। लेकिन एक्चुअल में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है? तो आप डर को निकाल दीजिए। अब सोचने का समय नहीं है एक्स्ट्रा उधर उधर का, क्या होगा कैसे होगा। बस जो मिले उसे पढ़ना शुरू करो अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ऐसे भी नहीं कि पता चली कि एग्जाम रिलेटेड नहीं हो और आप स्टार्ट कर दें। तो चलिए, आज वही एग्जाम रिलेटेड जो हम सीरीज ला रहे हैं, उसमें आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। और यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन 101% बनता है। जितने प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से लेकर आपके के से आधारित, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ग्राफिकली मेथड से, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कोइंसिडेंट, जितना भी बनेगा सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हमने इसमें शामिल किया है स्टूडेंट। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास, इस चैप्टर की पहली क्लास। ठीक है? और इस चैप्टर में बेसिकली बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा हार्ड ये चैप्टर नहीं है। और नंबर लाने के लिए काफ़ी अच्छा ये चैप्टर है। तो आपको स्कोरिंग चैप्टर है, तो करिए, चलिए कैसे स्कोर करेंगे इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं क्या क्या आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन पर आधारित, सदा की तरह हम इंट्रोडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पर बेस्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशंस बनती है उन पर क्वेश्चन आएगा। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पर जरूरी नहीं है कि ग्राफ बनाना पड़ेगा, बट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में वो मानेगा कि बताइए लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कॉनिसाइड है। तो आपको बतानी पड़ेगी। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड, इसमें ग्राफ के बारे में कह के वो मेथड देगा। एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन मांगेगा और रिड्यूसिबल फॉर्म में लीनियर इक्वेशंस को लाकर जो हम सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, पेन पेंसिल उठा लीजिए, एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चंस की सीरीज ये रही आपकी। ये देखिए पहला क्वेश्चन, और कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 2x - 3y = 7 and a+bx -a+b-3y = 4a+b have infinite solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये रखता है, तो ए और बी की आपको वैल्यू बतानी है कि ए और बी की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको डिफाइन कर देता हूं। देखो, और मैं वन बाय वन अलग अलग करूंगा। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का यहाँ, यूनिक सॉल्यूशन पे यूनिक सॉल्यूशन का, और नो सॉल्यूशन पे नो सॉल्यूशन का। जब आपको कभी स्टूडेंट वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल दे, मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ऐसा कुछ वो स्टूडेंट बोल दे, तो आपको एक थ्योरम लगानी है। क्या लगाना है? A1/A2, A1/A2, या A1/A2 लिख लें, ठीक है, A1/A2 ही लिख लेते हैं, इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। किस केस में बेटा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कह रहा है, तो पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट इक्वल टू y का कोफिशिएंट y का, और कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। अच्छा, इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि दोनों कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशंस में एक ही तरफ होने चाहिए। या तो वो इक्वल के इस तरफ है तो इक्वल के इस तरफ ही छोड़ दें, या उस तरफ है तो उस तरफ। ऐसा ना हो कि एक तो इक्वल के इस तरफ हो और एक इस तरफ हो, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर है ना? ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो चलो जरा करते हैं। 2, इसमें एक्स के साथ क्या है बेटा? 2, और इसमें एक्स के साथ क्या है? A+b। A+b मैंने ले लिया, ठीक है जी, इक्वल टू, अगले में देख रहेंगे y के साथ क्या है? -3। प्लस माइनस भूलना जाना, यहाँ भी -a+b-3, ठीक है जी, इक्वल टू, अगला देखिए, इधर क्या है? 7, और इधर क्या है स्टूडेंट? 4a+b।
क्लियर है? थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2a प्लस के b इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं 3a प्लस के b माइनस के 3 इक्वल टू 7/4a प्लस के b। ये बात क्लियर है? सबको समझ में है? हाँ जी सर, सबको समझ में। अब क्या करें भाई? अब आप देखिए, अब आप कर रहे हैं स्टूडेंट एमसीक्यू। आप कोई ये नहीं कर रहे कि क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है, आप कर रहे हैं एमसीक्यू। अब एमसीक्यू में ए बी की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद जो इन तीनों वैल्यूज को, दो वैल्यूज को समान करेगा, इक्वल करेगा, वही आंसर होगा। तो जरा वैल्यू रखिए, -5 -1, तो 2/, अगर मैं ये पहला वाला वैल्यू रख रहा हूं तो -6 इक्वल टू 3। ध्यान दीजिए, -1 माइनस के ये -6 -3 इक्वल टू 7, 4 5 जो 20 और प्लस के b -1। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 से कितने टाइम? 3 टाइम, और ये 3 3 9, तो 9 भी माइनस के 3 टाइम, और 7 से 23 माइनस के 3 टाइम। देखो 1/-3, 1/-3, 1/-3, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट आपको ना चीजें ऐसे समझनी। देखो दूसरा रख लीजिए, -1 और 5 4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। रख के दिखाता हूँ, 2/4, और जब यहाँ रखेंगे तो 4 - 3 3/1। तो देखो ये तो 1/2 दे रही है और ये 3 दे रही है, ठीक है ना? तो ये इक्वल नहीं है। ऐसे ही आप 5/1 को चेक कर सकते हैं, 5/1 6, और 5/1 6 -3 3/3। यहाँ तो 5/1 6 1/3 हो जाएगा या 1/1 हो जाएगा। अगला भी रख के आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन एमसीक्यू में, खासकर इस चैप्टर से जब क्वेश्चन आता है, तो आप ज्यादा स्मार्ट ना बने। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है बच्चा। आप क्या करें, ऑप्शन यहां से उठाएं और इसमें वैल्यूएट कर दें। क्लियर है ना? ऑप्शन आप यहां से लीजिए और इसमें वैल्यू पुट करते चले जाइए। ये इतना सा काम करना होता है। कंडीशन मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन की दे दी, a1/a2, a1/a2, b1/b2, c1/c2। या आप ऐसे लिख सकते हैं x। चलो ये याद रखो ना। अगर आप ये भी नहीं याद रख सकते, ऐसे याद रख लीजिए, x का कोफिशिएंट x के साथ, y का कोफिशिएंट y के साथ, और कांस्टेंट टर्म के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The pair of equation x plus 2y plus 5 equal to 0 minus 3x minus 6y plus 1 equal to 0 have a unique solution, exactly one, two solution, infinite many solution और no solution। देखो स्टूडेंट, ये जो टू सॉल्यूशन की व्यादा है, इसको सबसे पहले खत्म करो। ये जो टू सॉल्यूशन है ये कभी नहीं हो सकता भाई। टू सॉल्यूशन का ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता सही। ध्यान रहेगा ना? कुछ भी लगाना पर एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन मत लगाना, क्योंकि दो सॉल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। या तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक वन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। या मैनी सॉल्यूशन, बहुत सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होंगे। अरे दो भी तो बहुत सॉल्यूशन में ही शामिल हो जाएगा ना। जिसके दो सॉल्यूशन होंगे उसके 1000 सॉल्यूशन भी होंगे। तो एग्जैक्टली टू वाला कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं आगे। मुझे पहचानना है कि तीनों की कंडीशन क्या है। देखो इसकी कंडीशन है, अच्छा कलर बदल लेते, इसकी कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/, नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हैं हम? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में बच्चा डज नॉट इक्वल, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में a1/a2, b1/b2, c1/c2, और नो सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इन तीनों कंडीशनों में से जिस कंडीशन को ये होल्ड करेगा उसको मान लेंगे। अब हमें करना क्या है? देखो जरा, x के साथ वाला लो 1, इसमें x का साथ वाला -3। चलो जी आगे देखो। y के साथ वाला इसमें 2, और इसमें कितना? -6। चलो जी आगे देखो। इसमें सॉल्यूशन विदाउट एक्स वाई के 5, और अगला देख रहे हैं इधर 1। ध्यान से सुनो, 2 से ये 3 टाइम, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। और ये 5, ये इक्वल नहीं है। देखो ठीक है ना? 1/-3 और 2/-6। 2 से
-6 3 टाइम हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी ये दोनों वैल्यू तो बराबर है, तीसरी वैल्यू बराबर नहीं है। कौन सी इक्वेशन से मैच कर रही है? अगर पहली दोनों वैल्यू बराबर नहीं होती तो ये, तीनों वैल्यू अगर इक्वल होती तो ये, और दो इक्वल है तीसरी नहीं है तो कौन सी वैल्यू? डी। नो सॉल्यूशन। तो बताओ कितना सिंपल है, आपको बस एक ऑब्जर्वेशन रखना है और इस ऑब्जर्वेशंस को रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? और देखिए और सीखो। द वैल्यू ऑफ, देखिए जरा, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? मैनी सॉल्यूशन कह रहे हैं। तो बच्चा मैनी सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है? सी ओवर एक्स वाला पार्ट, एक्स एक्स वाले के बराबर वाई वाई वाला, -1 -2, और अगला 2/3। बताइए किसी को कोई दिक्कत है कि? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं है दिक्कत, बस कर दीजिए इससे। C/6 इक्वल टू -1/-2 इक्वल टू 2/3। तो जरा देखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। अब जरा गौर करेंगे ना, ऐसे यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो C इक्वल टू 6 गुना में चला जाएगा, 1/2 माइनस मल्टीप्लाई बाई 6, और 2 से ये 3 टाइम, तो C इक्वल टू कितना मिल गया? 3 यहाँ से। और स्टूडेंट यहाँ से अगर देखें C/6 इक्वल टू 2/3, तो यहाँ से अगर गया तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 से 2 टाइम, C बराबर 4। क्या ऐसा हो सकता है कि एक इक्वेशन में वो कहे कि C बराबर 3 और उसी इक्वेशन में कहे कि C बराबर 4? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसे भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको ये C की वैल्यू चेक ही नहीं करनी थी। यहाँ आपको 1/2 मिल रहा है, यहाँ ओवर 2/3 मिल रहा है, ये दोनों इक्वल ही नहीं है। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बच्चा ये कहता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों इक्वल होंगे तब बनेगा। अगर C को कुछ वैल्यू रख के मैंने इसके इक्वल बनाने गया तो ये नाराज हो जाएगा, ये रूठ जाएगा, और अगर मैं इसको रख के बनाने गया तो ये बीच वाला नाराज हो जाएगा। मतलब नाराजगी दोनों तरफ है, और जब नाराजगी दोनों तरफ है तो वो संबंध, वो रिश्ता नहीं चल सकता, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, नो वैल्यू। समझे या ना समझे? देख लो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर लीजिए, ऑब्जर्वेशन आपके स्टूडेंट, आप आराम से ऑब्जर्व करिए, ठीक है। और देखिए, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के लिए जाना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए जाना है, आपको अपने सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स, सब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो आप प्ले स्टोर से स्टेनर क्लासेज, प्ले स्टोर से बच्चा कौन सी? स्टेनर क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और स्टेनर क्लासेज एप्लीकेशन पर जाकर अपना कोर्स एनरोल करके आप सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। सभी चीज़ें आपको, डिस्क्रिप्टिव पेपर, चैप्टर वाइज पेपर, चैप्टर वाइज वर्कशीट, सब आपको वहां उपलब्ध होगा, तो वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। क्लियर बात है? इज दैट फाइनल? चलो जरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन y बराबर 0 एंड y बराबर -7 हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन। देखो मैंने ये बताया कि भैया टू सॉल्यूशन से तो ऐसे दुश्मनी रखो कि उसको देखते ही कट कर देना है, कि भैया टू सॉल्यूशन तो मैं मानूंगा ही नहीं, बच्चे मेरे पास और सॉल्यूशन दो, इनको चेक करेंगे। तो अब ऐसे कैसे चेक करें? तो कुछ चीजों के लिए ग्राफ बना लो ना। देखो ग्राफ कह रहा है कि y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो भैया यहाँ होती है x अक्ष पे। दूसरा कह रहा है y बराबर माइनस के साथ, तो y बराबर माइनस के साथ यहाँ होता है। तो ये कैसी लाइन है? देखो ये तो हमेशा पैरेलल लाइन है। ये कैसी है? पैरेलल लाइन है। और जैसे ही लाइन पैरेलल होती है ये कहीं मिलेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन नहीं देंगी, यानी नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस बन गई ना, y बराबर 0 और y बराबर -7, पैरेलल लाइंस बन गई, तो वो कभी सॉल्यूशन नहीं देंगी। दूसरा एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, जब आपको ओनली y में दो इक्वेशन दी हो, ओनली y में दो इक्वेशन दी हो, तो वो हमेशा नो सॉल्यूशन छोड़ेंगी। अगर एक x में एक y में दी जाती तो वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन छोड़ती। और बाकी के लिए चेक कर लेते हैं, एक y ओनली y में y बराबर 0, कल को वो यहां लिख दे कि y बराबर 3
एंड y बराबर माइनस के 5, तो आप देखते ही कह देंगे भैया नो सॉल्यूशन। क्या कह देंगे? नो सॉल्यूशन। कल को वो y बराबर माइनस के 2/3 और y बराबर लिख दे माइनस के 5/7, तो आप कहेंगे अच्छा वाई वाई ये दोनों, तो नो सॉल्यूशन। तो जब जब ये सेम सेम देखें तो उनका नो सॉल्यूशन। क्लियर बात है? जब जब आप सेम सेम वाई वाई को देखेंगे, देयर हैव नो सॉल्यूशन, दे हैव नो सॉल्यूशन, वो कभी सॉल्यूशन नहीं रखते हैं। क्लियर बात है? बाकी आप चेक कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन। लेट बी एन पॉजिटिव नंबर सच दैट the system ax plus 3y equal to 1, 5x plus ay equal to b has infinite number of solution by rounding of the nearest 100 the value of b equal to। अब देखो ये आपको दे रखा है, तो भैया मुझे तो यहां से पिकअप पकड़ना है ना। मेरे लिए क्या बोल रहा है वो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोल रहा है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मेथड लगाऊंगा ना। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखते ही आप a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये लगाना है। तो लगाओ भैया a/5, 3/a और 1/b। पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड को पिक कर रहा हूं, तो यहां से दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो a की a में गुना a² और 5 की 3 में गुना 15। ठीक है जी, मेरे यहाँ से क्या मिल गया सर? ए के रूट 15 मिल गया जी। चलो जी ठीक है, ए का तो रूट 15 हो गया। अब मैं इन दोनों को ले लूं तो 3b इक्वल टू थर्ड ले लेता हूं। इन दोनों को देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3b इक्वल टू ए। अब 3b इक्वल टू ए है मेरा रूट 15, तो अब 3b इक्वल टू रूट 15। 15 रूट 15 को मैं 3 × 5 लिख सकता हूँ सर? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट 3 × 5, नीचे इस रूट 3 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ रूट में, खाली 3 को। अरे रूट में तो 3/3 लिख सकता हूँ ना, रूट में अंदर जाएगी 3/3। आपने कहा जी ठीक है सर लिख दीजिए, 3 कैंसिल। तो b बराबर कितना हो गया? रूट 5/3। अब रूट 5/3 की वैल्यू की बात करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। मेरा 0.6 नहीं हो सकता, 3 पॉइंट ये नहीं हो सकता, क्यों? आप कहेंगे जी क्यों? जरा 3 का भाग लगाओ 5 में। 3 × 1 = 3 पॉइंट लगाया, 3 6, हाँ जी 3 6, हाँ 2 2 बच्चा रहेगा ना, 3 1.66 ऐसे आ गया। अब 1.66 आ गया, तो अब उसका आप उपाय कर लीजिए। अब इसका क्या है? स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो 166 का देखो सेम टू सेम तो नहीं हो सकता, करने की जरूरत नहीं पड़ी है मुझे, रूट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि रूट से बाहर आके सेम टू सेम नंबर नहीं छूट सकता, क्योंकि 16666 ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा, तो इसका अगला टर्म ही 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आंसर कौन सा दिख रहा है? देखो ये, और देखो 1 पॉइंट दे रखा है तो 0 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट ही देगा। 3.87339 9 पॉइंट समथिंग देगा, और आपका है 1 पॉइंट समथिंग। समझे ना समझे? तो कई बार क्वेश्चन जो देखने में लगते हैं आपको कि हार्ड हैं, वो हार्ड नहीं होते बच्चे। आपको समझना पड़ेगा चीजों को, आपको कैलकुलेशन का अज्यूम करना आना चाहिए, और अज्यूम नहीं है, स्मार्ट वर्क है एमसीक्यू क्वेश्चंस को करते समय। ठीक है ना? आप बिल्कुल ईमानदारी से करिए, बिल्कुल अच्छे से तरीके से करिए। किस तरीके से हम चीजों को सोच रहे हैं उस तरीके से सोचिए, तब आप उस चीज को कर पाएंगे। क्लियर बात है? चलिए ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए, आपको चीजें समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देखो मैंने क्या कहा स्टूडेंट, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन को तो देखते ही कट कर दिया मैंने, इसको मैं कभी भी टिक नहीं करूंगा। ठीक है जी सर, इसको तो मैंने नहीं, लेकिन 3 में तो मुझे चेक करना है तो जरा चेक करो। x के साथ x को लो 1/-3, ठीक है जी, इक्वल y का 2/-6। अगला जी 5/1। देखो ये 2 से तो 3 टाइम, तो ये बना जी 1/-3, और यहाँ भी बना 1/-3, और यहाँ बना 5। तो भैया ये बराबर नहीं है। मतलब अगर कंडीशन मेरी क्या बनी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2
और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन किसकी थी? नो सॉल्यूशन की। ये कंडीशन किसकी थी? नो सॉल्यूशन की। तो बताइए किसको क्या दिक्कत हो रही है? तीन कंडीशन होती हैं, वो तीनों कंडीशन आप जानते हैं। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए आपने पढ़ा है बच्चा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और तीसरा जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, उस नो कंडीशन में आपने पढ़ा है A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन आपने पढ़ी है, क्लियर बात है। ये देखिए, ये तीन कंडीशन अगर आपको याद है, इस पूरे चैप्टर का शागिर्द, पूरे चैप्टर इन तीन कंडीशनों के आधार पर घूमता है। इसके अलावा 2 सॉल्यूशन कहे, 3 सॉल्यूशन कहे, 4 सॉल्यूशन कहे, सबको हटा दीजिए। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन सबसे पहले हटा देना है, इसके लिए कोई स्पेस नहीं है। ये कभी गलती से भी टिक नहीं करना है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जिसमें एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होगा वो मैनी सॉल्यूशंस भी रखता है, इसलिए 2 सॉल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब इन्हीं पर आधारित और भी चीजें बन जाएंगी, देखो जरा कैसे बनेंगी। अभी तो करिए ग्राफिकली। ये देखिए, अभी मैंने ग्राफिकली तीन चीजें कही। तो देखो बेटा, आपने पढ़ा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो पैरेलल, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग इन दोनों का मतलब होता है बच्चा, इंटरसेक्टिंग इन दोनों का मतलब होता है बच्चा, इन दोनों का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी सर। और जो कॉनिसाइड कॉन्सिडेंट है, कॉन्सिडेंट जो होती है बेटा, कॉन्सिडेंट भी पैरेलल के अकॉर्डिंग होती है। नहीं, कॉन्सिडेंट क्या होती है? देखो जरा, देखो ध्यान से सुनना। कॉनिसी कॉनिसाइड जो लाइन होती है वो होती है ओवरलैप, और जब दोनों एक ही लाइन पर हो जाएंगे, एक लाइन के सॉल्यूशन होते हैं मैनी। तो ये कौन सी कंडीशन है? मैनी सॉल्यूशन की। मैनी सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये तीन कंडीशन पढ़ी है आपने, ये तीन कंडीशन पढ़ी है। तीनों कंडीशन यहाँ दे रखी हैं, तीनों कंडीशनों में आपको पहचानना है। अब वो कह रहे हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट। मैंने अभी आपको क्या कहा था? मैंने कहा था अगर ये दोनों सेम सेम हो, मतलब y बराबर होता, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है जी, नो सॉल्यूशन। दोनों अगर सेम सेम होती, y बराबर a और y बराबर a, कौन सी साइड बन जाती? y बराबर a, y बराबर a एक ही लाइन पर हो जाती, तो हो जाता मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये दोनों अलग अलग हैं, एक x और एक y, तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। ये हो जाता है ये वाला मैनी सॉल्यूशन। और इसके लिए क्या आ जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। इसके लिए क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर बात है? समझ लीजिए आराम से, कोई ऐसी कोई जल्दबाजी थोड़ी ना, मुझे मुझे कोई भगदड़ी नहीं है। चलो मैं इसे हटा देता हूँ, आराम से समझिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। कैसे कैसे जी? ये यूनिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट और ये बाकी कंसेप्ट आप पढ़ के आए हैं पीछे? हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ के आए हैं। तो फिर अब क्या करना है जी? अब आपको बताना है कि इन्हीं पर बेस्ड अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको करना है। कैसे करेंगे जी? जरा देखते हैं ग्राफिकली। अब ग्राफ, बेशक उसने ग्राफिकली कहा है, लेकिन मैं आराम से ग्राफ खींचूं, पहले देख लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। x बराबर a, x बराबर a खींच गई, और y बराबर b, तो y बराबर को यहां से b खींच जाएगी। तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट करते समय क्या होता है? x की वैल्यू जो x की वैल्यू है a, y की वैल्यू जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू दूसरे नंबर पर। तो भैया इंटरसेक्ट तो कर रहा है, बी और ए पर नहीं कर रहा है, क्योंकि बी का मतलब है एक्स का कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट तो ए है। तो इंटरसेक्टिंग कितने पर? ए और बी पर, ठीक है। तो अब आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, तीन कंडीशन यहां से अराइज हो रही हैं। वो तीन कंडीशन कौन कौन सी अराइज हो रही हैं, ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखो मैंने अभी बताया
एक्स बराबर ए हो, वाई बराबर बी हो, अगर ये कंडीशन है तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, यानी एक एक्स में है एक वाई में है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है इंटरसेक्टिंग बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। जी सर, समझ आ गया, इंटरसेक्टिंग। और पॉइंट कौन से रहेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है जी। अगर वो बच्चा एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, क्या हो बच्चा, एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, या वाई बराबर ए और वाई बराबर बी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, ठीक है, वाई बराबर ए वाई बराबर बी, मतलब सेम टू सेम हो, तो बच्चा इस कंडीशन में जो बनेगी वो बनेगी नो सॉल्यूशन। क्या बनेगा जी, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब है पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन का मतलब है पैरेलल लाइन। ठीक है जी, पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है जी, हम समझ आ गया। और अगली कंडीशन जो होगी वो एक ही पॉइंट दो बार रिपीट हो, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए, या वाई बराबर ए, या वाई बराबर ए। जो तीसरी कंडीशन बनेगी बच्चा, ये वाली कंडीशन जिसमें दोनों वैल्यू सेम टू सेम हो, तो इसमें बनेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी सर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ऐसी स्थिति में हम इसको कॉनिसाइड लाइंस बोलेंगे। ठीक है, कॉनिसाइड लाइंस। तो इन 3 चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना। क्लियर है, क्योंकि इनके ग्राफ पेपर में कहाँ बनाते घूमेंगे, कहाँ आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, कैसे इन चीजों को मेजर करेंगे, ग्राफ में गलती होगी तो गलत हो जाएगा। क्लियर बात है। तो बहुत सिंपल सा मैंने आप लोगों को सामने रख दिया है। ये 3 कंडीशंस आपको बनती हैं, इन 3 कंडीशंस को आप चेक कर लें। और जब इक्वेशन कंप्लीट 2 वेरिएबल्स में दी हो जाइए, यानी ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्मेट में दी होती है, तब उस समय मैं जो आसानी से चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहा होता हूँ, तब मेरे वो 3 फॉर्मूले जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़े थे उनको मैं अप्लाई कर देता हूँ। चलिए देखो जरा कैसे अप्लाई करते हैं। द ग्राफ टू एक्स आर टू लाइन्स विच आर, बताइए जरा। अभी देखो, टू का एक्स के साथ एक्स का 2/1 हमने कहा जी ठीक है, यहाँ वाई का वाई के साथ 3/-2। ठीक है जी, ये तो दोनों ही आपस में बराबर नहीं है भाई, देख रहे हैं ना। 2/1 यहाँ एक्स का ले लिए, यहाँ एक्स का, जब एक्स के साथ कुछ नहीं होता है तो वो 1 माना जाता है, अगर वो टर्म ही नहीं है, एक्स गायब ही है, तो 0 माना जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो 2/1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ -2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो मुझे तो एक कंडीशन याद आ गई ना, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और भैया ये तो थी क्या, यूनिक सॉल्यूशन की। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या था, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब था इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या था, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्ट हमेशा, क्योंकि वी आर स्टडी स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड करती हैं, स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो वो हमेशा इंटरसेक्ट तो करेंगी, केवल एक ही पॉइंट पर करेंगी, कभी भी वो 2 पॉइंट पर नहीं करेंगी। तो इसमें इंटरसेक्टिंग है, कौन सा, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। परपेंडिकुलर टू ईच अदर तुम्हारे यहाँ होता नहीं है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर तुम्हारे यहाँ होता नहीं है, तो तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा, तो उसको भी आप ना लगाएं। क्लियर बात है ना। तो इंटरसेक्टिंग हो गया एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, और ये इंटरसेक्ट करेगा एग्जैक्टली एक पॉइंट पर। क्लियर बात है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है और रीजन है। देखो ये क्वेश्चंस बड़े तंग करते हैं, कई बार इनमें मन करता है अरे 8 हुए है, रीजन फॉल्स है, सर्सन फॉल्स है, सर्सन ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना बच्चा, ये कंप्लीट नॉलेज पर होता है, कंप्लीट नॉलेज। पहली बात आती है होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब बेटा जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन समझ लीजिए। जब आपकी इक्वेशन ए एक्स बराबर बी वाई इक्वल टू 0 दे रखी हो,
इस फॉर्मेट में जितनी भी इक्वेशंस होती है, अभी आप क्या पढ़ रहे थे, देखो पीछे आप क्या पढ़ रहे थे बेटा, आप पढ़ रहे थे 2x प्लस 3y माइनस के 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 लिख दूं तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ऐसी इक्वेशन का हमेशा वैल्यू होती है, कैसे होती है जी भैया, देखो जरा, ए एक्स बराबर माइनस के बी वाई रख देंगे। अब जैसे जैसे वाई बदलेगा ऐसे ऐसे एक्स बदलता रहेगा। ऐसी इक्वेशंस के हमेशा सॉल्यूशन होते हैं, कभी ऐसी इक्वेशन सॉल्यूशन देने से मना नहीं करती। तो पहले तो कह रहे हैं ऑलवेज कंसिस्टेंट, तो जो सॉल्यूशन देता है वो कंसिस्टेंट होता है, क्लियर बात है। जो सॉल्यूशन देता है वो कंसिस्टेंट। यहां आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है दो, यानी यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये दोनों होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन देता है, कंसिस्टेंट है, ठीक है जी, ये कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन देता है। अभी बताया ना, होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा सॉल्यूशन देती है, तो हमेशा सॉल्यूशन दे दीजिए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो मतलब ये तो हो गया भैया ट्रू, इसको हम लिखेंगे जी ट्रू, ठीक है जी भाई, ट्रू हो गया। अब वो कह रहे हैं कि x बराबर 0 y बराबर 0 ऑलवेज ए सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो जरा रख के देखो ना, y बराबर 0 रखो तो ax बराबर 0 हो जाएगा ना, 0 रखा तो माइनस बी गुना 0, तो ax बराबर 0, तो x बराबर 0। मतलब ये हुआ जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 0 आ रहा है। और ये प्रत्येक होमोजीनियस इक्वेशन के लिए सत्य होता है। होमोजीनियस इक्वेशन मैनी सॉल्यूशंस रखती हैं, मैनी सॉल्यूशंस रखती हैं तो वो 0 0 भी रखेंगी, दैट्स इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ट्रू हो गया भैया, यानी दोनों ट्रू हो गए और सॉल्यूशन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजीनियस इक्वेशन, बिल्कुल ठीक है। और जब एक सॉल्यूशन कम से कम मिल जाता है तो वो कंसिस्टेंट हो जाती है, मतलब उसके कंसिस्टेंट होने का रीजन जो ये दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो भैया कौन सा हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और दोनों, ए जो है, ए का जो एक्सप्लेनेशन है आर, वो भी करेक्ट है। तो यहां से आप स्टूडेंट होमोजीनियस के बारे में क्या सीखे, ऐसी इक्वेशंस जिसके इक्वल टू में जीरो होता है वो होती है होमोजीनियस इक्वेशन, ध्यान रखें। अगर उसके इक्वल में 2 3 -2 -5 -2/3 √2 कुछ भी होता तब वो होमोजीनियस नहीं कहलाती। लेकिन अगर उसमें इक्वल टू 0 दे दिया जाए विदाउट एनी कांस्टेंट टर्म, अब ऐसे मत कहना कि सर देखो 0 तो इसमें भी दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस के 2 इक्वल टू 0। अबे भ्रम बुद्धि वाले व्यक्ति, भ्रम बुद्धि मतलब कंफ्यूज्ड पर्सन, कंफ्यूज्ड पर्सन, आप ये देख रहे हैं कि इसको अगर 2 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा रे बच्चा, ये हो जाएगा इक्वल टू, और इक्वल टू हुआ तो काम खराब हो जाएगा, दिस इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन, यानी देयर आर नो कांस्टेंट टर्म, देन इट कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। सिंपल सी चीज, इतना सिंपल है। और एक और चीज है समझ लीजिए, होमोजीनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 0 0 होता है। अगर वो कहीं कह दे कि होमोजीनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन बताइए तो 0 0 टिक लगा दो, काम खत्म होगा। कितना आसान होगा, आसान है सिर्फ कंटिन्यूशन में पढ़ते रहने से। और भी अगर आपको, फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ, किसी को नोट्स चाहिए, डेस्क्रिप्टिव पेपर्स चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन चाहिए, 10 10 12 12 क्वेश्चंस का एक पूल चाहिए एग्जाम के लिए, आप आइए कहाँ, स्टेनर क्लास, स्टेनर क्लासेज, स्टेनर क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको प्रत्येक चैप्टर के जैसा आप नोट्स चाहें, जैसा आप अपने आप के लिए मॉडिफाई स्ट्रक्चर चाहें, हम ये चेंज कर रहे हैं एजुकेशन में कि आप अपने हिसाब से पेपर इजाद करवा सकते हैं, पेपर बनवा सकते हैं। आप अपने हिसाब से हमें बता सकते हैं कि सर हमको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से क्वेश्चन दे दीजिए, हमको हार्ड क्वेश्चन दे दीजिए, हमको इजी क्वेश्चन दे दीजिए, हमको एमसीक्यू दे दीजिए, जैसा आप चाहे आपके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ये हम इजाद कर रहे हैं, ये हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि देखो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता बच्चा कि आप अच्छे पढ़ने वाले हैं, अब थोड़ा कमजोर है, बिलो द एवरेज है या अबव द एवरेज है, कैसे स्टूडेंट है। तो आपको जैसा
स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसा कंटेंट चाहिए वो हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। और प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की प्रॉब्लम होती है। वो सभी प्रॉब्लम्स हमने आपके इस कोर्स में सॉल्व की हैं। आप जाइए, अपने हिसाब से हमें डिमांड भेजिए और अपने हिसाब से कस्टमाइज अपने डिस्क्रिप्टिव नोट्स, अपने टेस्ट पेपर, अपने तैयारी के लिए जो भी मटेरियल आपको लगे वो आप हमें कस्टमाइज करा सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ, एक्सटर्नल क्लासेज पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन kx minus 2y equal to 3 and 3x plus y equal to 5 represents two lines intersecting at a unique point, इंटरसेक्टिंग एट ए यूनिक पॉइंट। अब आप समझिए, वो कह रहे हैं कि भैया के की वैल्यू बताइए, वो यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्ट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। अब बेटा देखो, मैं इस क्वेश्चन का बिना करे भी सॉल्यूशन दे सकता हूँ। देखो, इसमें इक्वल, इसमें इक्वल, इसमें इक्वल, इक्वल वाला तो चलता ही नहीं है बच्चा, तो बचा कौन, यही ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -6। आंसर बताने के लिए तो कई बार ऐसे भी लगा देते हैं, लेकिन करके देखिए जरा, देखो कि डिवाइडेड बाई 3, हमने कहा जी ठीक है, इट डज नॉट इक्वल टू माइनस के 2 कितना प्लस के 1 करो, के बराबर के डज नॉट इक्वल टू -3 6। तो -6 को छोड़कर जितनी भी वैल्यू है सब एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल नहीं है तो कौन नहीं है, -6। -6 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज -6 पर ये जो है क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट बन जाएगा। और कंसिस्टेंट तो अभी भी है, क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। या 3 और 5 है तो नो सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 2। भैया देखो, 2 पॉइंट को तो मैं सबसे पहले खत्म कर दूंगा, मेरी 2 से है दुश्मनी, मुझे ना 2 चाहिए ना 2 को मैं टिक करता। क्लियर? तो 2 देखते ही, 2 देखते ही तो खत्म कर दो भैया, ये ऑप्शन तो मेरे लिए बेकार है, मैंने कह दिया बेकार है। अब बचे कॉनिसाइड पैरेलल। अब आपको वही तो चीजें हैं, कॉनिसाइड कॉन्सिडेंट का मतलब क्या है बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। पैरेलल का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। देखो जरा, चेक करो, 6/2। अब मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एक्स एक्स को पकड़ लो, ठीक है जी, वाई वाई को पकड़ो -3/-1, ठीक है जी, अगले को पकड़ो 10/9। ठीक है, देखो 2 से कितनी बार बच्चा, 3 बार, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ बचा 3 = 3। अब ये देखो, ये तो भैया नहीं कट रहा है ना, 10/9 है। कौन सी कंडीशन है, याद आ रही है कुछ? पहली कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। भैया ये कंडीशन कौन की है जी, यूनिक सॉल्यूशन। ओ नो सॉल्यूशन किसकी है, नो सॉल्यूशन, इसकी कंडीशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में मीन पैरेलल लाइन, ये रही पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन मीन पैरेलल लाइन। अब बताइए, इससे अलग क्वेश्चन अभी हटा नहीं है, उसी को वो उलझा के पूछेगा, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अब इसमें इनकंसिस्टेंट ऑप्शन होता तो नो सॉल्यूशन का एक और नाम भी तो है ना, इनकंसिस्टेंट। हम इसको इनकंसिस्टेंट भी तो कह देंगे, इसको हम इनकंसिस्टेंट भी तो कह देंगे। ठीक है जी, इनकंसिस्टेंट आ जाए तो इनकंसिस्टेंट भी कह देंगे, क्लियर सी बात है। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बशर्ते हमें सिंपल सोचना पड़ेगा। अगर हम सिंपल मेजर नहीं कर पा रहे तो हमको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। अगर हम x के पॉइंट्स को x के पॉइंट के साथ डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, y के पॉइंट को y के पॉइंट के साथ डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम 10th क्लास में क्यों हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर a y बराबर b ग्राफिकली रिप्रेजेंट, अभी बताया था ना, x बराबर a y बराबर b इंटरसेक्ट करेंगे और किस पर, a और b पर, बताया था अभी। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंटरसेक्टिंग, ये देखिए है वहीं से क्वेश्चन, x बराबर a y बराबर b यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग। बेटा पढ़िए, आपको एक एक चीज हमने कराई है यहाँ भी, और कोर्स में भी हम आपको एक एक चीज कराएंगे। देखिए जरा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट अभी बताया, कंसिस्टेंट का मतलब, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा क्या होगा कंसिस्टेंट का मतलब? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो जी, अब यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग। को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग। अच्छा जी, इसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट को कॉनिसाइड। कॉनिसाइड या कॉन्सिडेंट। तो देखिए कौन है इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट? ऑलवेज कॉन्सिडेंट नहीं जी, इंटरसेक्टिंग हो सकता है। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग नहीं जी, कॉन्सिडेंट हो सकता है। पैरेलल बनेगा नहीं क्योंकि कंसिस्टेंट है। ये तो इनकंसिस्टेंट का होता है। ये किसका है? ये इनकंसिस्टेंट का है। ठीक है जी, हो गया आंसर। तो इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट। ठीक है, कॉन्सिडेंट हो गया। चलो अगला देखते हैं। एक्स बराबर ए वाई बराबर बी इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। देखो उन्होंने एक्स बराबर ए वाई बराबर बी है, उन्होंने कहा जरूर है बच्चा, लेकिन बेवकूफ बनाने के लिए। एक्चुअल में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इनके एक्स वाई की वैल्यू बताओ। अब इनके एक्स वाई की वैल्यू क्या सॉल्व करके निकालेंगे? सॉल्व करके निकाल लो। देखो, एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 4। और अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो तो वैल्यू रख दो, 2x बराबर 3 4 6। तो कितना? 3। एक्स बराबर बेटा 3 हो गया। चलो जी, और इसमें रख दीजिए दोबारा, तो 3 माइनस के वाई इक्वल टू 2। तो वाई को दूसरी और 3 को इधर, 1 बराबर वाई। तो 3 and 1, 3 and 1 सी ऑप्शन। और नहीं तो आप क्या करेंगे? आप वैल्यू पुट कर दीजिए ना इसमें सीधी सीधी इक्वेशंस में। हमें क्या जरूरत है कि इतना इतना बखेड़ा खड़ा करें, इक्वेशंस को एलिमिनेट करें या सब्स्टिट्यूट करें? देयर इज नो नीड। इसकी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? इस वैल्यू को ईमानदारी से थोड़ा सा टाइम टेकन करके, जल्दबाजी में मत रख देना। जल्दबाजी में आप गलती कर देते हैं। और एक को देखकर मत भाग जाना। जैसे 5 माइनस, देखो इनमें इनमें कई बार तो ऐसे भी कर देता है बच्चा, 5 - 3 2, और क्लिक कर गया जी 2। भाई वैल्यू को वैल्यू के हिसाब से रखो। पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की। पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की, रख दीजिए। चलो देखो, कुछ वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम को करते समय स्टूडेंट आप बड़ा दिमाग ध्यान से सोचिए। क्या सोचें जी सर? दिस सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 9 देखो, 5 to 7, हाँ जी। 7 to 9, हाँ जी। 6 3 9, हाँ जी। मतलब तुम नहीं हो सकते, बाकी हो सकता है। 27 एडिड ऑन इट, और ऐड करके वो 2 डिजिट ही रहे और नंबर हो जाए रिवर्स। देखो, अगर मैं 72 में स्टूडेंट, अब ये लिख के थोड़ा ही ना देखना है वहां पेपर में, ये तो आप वैसे ही बता देंगे। अगर मैं 27 जोड़ू तो देखना जरा कितना हो जाएगा? 29 और 99। भैया रिवर्स तो नहीं हुआ। इसमें 27 जोड़ू तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, और 6 2 9 और 100। तो ये भी रिवर्स नहीं हुआ। इसमें 27 जोड़ू तो देखो, 3 और 2 5 6 63। 3 6 है, अंक बदल गए, ये पीछे चला गया, ये पहले आ गया। ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप एमसीक्यू से जाएंगे, ऑप्शन से जाएंगे, चॉइस से जाएंगे, ना कि आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे। सॉल्व करने नहीं बैठेंगे आप। देखो 27 होने के बाद जो रिवर्स कर रहा हो वही आंसर बनेगा। रिवर्स मतलब अंक बदल रहे हो जिसके, वही होगा। क्लियर बात है? रिवर्स का मतलब समझ में आया? रिवर्स का मतलब होता है जैसे 25 है, तो अगर इसको रिवर्स किया जाए तो कितना होना चाहिए? 52 होना चाहिए। 36 है, इसको रिवर्स करें तो कितना होना चाहिए? 63 होना चाहिए। तो जो 27 जोड़ के ऐसे रिवर्स हो जाए वही आपका ऑप्शन बनेगा। अपने पास से मत सोचने लगना। जो आपको एमसीक्यू में दिए हो उन्हीं को लेना, उन्हीं को पिक करना। कभी अपने पास से बन जाओ मिनिस्टर, कर देते हो अपने पास से कुछ भी। स्टूडेंट लग जाता है मैं अपने पास से सोचूंगा ऐसे नंबर, और बैठा बैठा करता रहता है। भाई ऐसा नहीं करना है, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से लगा ले यार, ऑप्शन से कर ले भाई। देखो, अब आप कहेंगे जी ये करके दिखाओ। चलो करो इसको।
जरा देखते हैं कैसे। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड हिज मदर इज 89। चलो जी 89 है प्रेजेंट एज। आफ्टर 11 ईयर मदर एज इज विल बी ट्वाइस द राम एज। यानी मदर की अगर एक्स थी तो उनकी उसकी ट्वाइस है 2y की। दोनों को अगर ऐड कर दें तो दोनों 2y और y ये 3y हो जाता है या 3x हो जाता है, कुछ भी आप ले लीजिए। चलो सोचेंगे अभी इसको बता। लेकिन 11 ईयर आफ्टर तो मदर की भी 11 ईयर बढ़ी, मदर की भी 11 ईयर बढ़ी और सन की भी 11 ईयर बढ़ी। तो दोनों की बढ़ी तो कितनी बढ़ गई? 22 बढ़ गई। ठीक है जी, हमने 22 ऐड कर दिया। चलो जी 9 1 2 9 टू 11 1 और 8 टू 10 और 1 1 11। अब वो कह रहे ट्वाइस द राम एज, मदर से ट्वाइस द राम एज। दो अगर राम माँ की राम की है, राम की अगर 1 है तो माँ की 2 है। दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है 1 1 1। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना? अरे 2 अगर एक राम की है तो 2 मदर की है, क्योंकि ट्वाइस है वो। 11 ईयर आफ्टर, 11 ईयर का समय ये, तो दोनों को ऐड कर दो तो 3, 3 से करो 3 3 9, कितना बचा? 2 1 37। यानी 37 एज है इस समय, 37 है। उसमें से आप क्या घटा दें, क्योंकि 11 तो घटाना पड़ेगा ना। तो 11 तो आपने, ये तो 37 11 आफ्टर ईयर है, तो कितना? 6 और 2 6, 26। 26 बताओ कहाँ मैं इसको एक्स वाई से कर रहा हूँ, कहाँ मैं एक्स वाई से कर रहा हूँ। और एक्स वाई से करना है तो एक्स वाई से कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई से करना है तो एक्स वाई से कर लो। एक्स वाई से कैसे करेंगे जी? सर एक्स वाई से सिखा दीजिए। एक्स प्लस वाई 89 है जी, और 11 साल बाद एक्स प्लस 11 इक्वल टू वाई प्लस 11, और इसके जो है ये ट्वाइस है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वाई की जो वैल्यू होगी वही जो है आपका वैल्यू हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन बना के। अब इक्वेशन सॉल्व नहीं सिखाऊंगा भाई, ये तो आपको आता है। ठीक है, नहीं आता है जाइए एप्लीकेशन पर, हाँ सीख। ठीक है ना, क्योंकि पेपर के समय पूरा स्ट्रक्चर यहाँ नहीं सिखा सकता, वहाँ ऑलरेडी क्लास डिस्कस है। पेपर का समय कम रह गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करिए, मुझे और भी क्लासेज होती हैं, तो आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ हमने पूरा रिकॉर्ड करके डाला हुआ, वहाँ आराम से सीखिए, समय लगा के सीखिए। 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ के सीखिए। इतना नहीं पढ़ना होता है बद्दू, कहाँ से पढ़ रहे हो। चलो देखो जरा। A mother said her son, the sum of our present age is twice my age 12 year ago. And 9 year hence, the sum of our age will be thrice my age 40. What is her son present age? तो देखो, अब जो है प्रेजेंट एज सन की पूछ रहे हैं, तो वो मैंने वाई मान लिया। और कह रहे हैं कि मदर की जो एज है वो एक्स मान ली, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, वो कह रही है कि जो मेरी उम्र है, जो हम दोनों का समय प्रेजेंट एज का, वो 2 गुना है, ट्वाइस है इसका, मेरी 12 साल पहले की उम्र का। क्या जी, हमने ये क्लियर बात है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 2y माइनस के 24। इसको इधर ले लेंगे तो एक्स माइनस के वाई इक्वल टू इक्वेशन 1। अरे ये इधर आके माइनस हुआ, माइनस के 2y, माइनस के 2y में से y माइनस होगा तो माइनस के y, ये इक्वेशन बन गई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखो दिस सम ऑफ 9 ईयर हैंस, तो 9 ईयर हैंस एक्स प्लस 9 तो मदर जी की होगी, वाई प्लस 9 बेटा जी की हो गई, इक्वल टू, यही तो हुआ। आगे क्या कह रहे हैं? थ्राइस ऑफ माई एज, मदर कह रही है थ्राइस 3 गुना ऑफ माई एज 14 ईयर एगो, 14 ईयर एगो माइनस वाई माइनस। चलो जी कर दो। एक्स प्लस वाई 9 9 18 इक्वल टू 3y माइनस के 42। हाँ जी ठीक है, 3y को इधर 18 को उधर, 3y आया माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस के 2y, 18 उधर गया तो प्लस का है ना, माइनस का प्लस है इधर, तो दूसरी तरफ गया तो माइनस का, तो माइनस के 16। ठीक है जी, अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दीजिए। अब मुझे चाहिए किसकी? y की वैल्यू, तो मैं इसमें 2 की गुना करके सॉल्व करूंगा। 2x माइनस के 2y इक्वल टू माइनस के 48, और इसको भी ले लीजिए। अरे y की तो चाहिए ना, मैं y की क्यों?
वाई की तो चाहिए, मुझे कुछ करना ही नहीं है, वाई की मैं डायरेक्ट रख दो बेटा, वाई की मैं तो डायरेक्ट रख दो एक्स माइनस के 2y इक्वल टू माइनस के 60। रखो जरा, क्या करेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, 2y में से y घटे तो y, और 60 में से 24 गए तो 6। कैसे गड़बड़, कुछ गड़बड़ है क्या? ओ, y तो हमने मदर की ले ली भाई, कि तभी तो मदर की एज के तो 12 साल पहले, एज y कोई बात नहीं, y की वैल्यू उसमें रख दो। तो x माइनस के 26 इक्वल टू 36 इक्वल टू माइनस के 24, x बराबर माइनस के 24 प्लस के 36। ऐसा भी कंफ्यूजन हो जाता है बेटा। 12 नहीं होगी, बच्चे की होगी 12, बच्चे की होगी 12, क्योंकि देखो मैंने y को जो है मदर की एज ले लिया, y माइनस 12, तभी तो मदर की एज में से ही तो 12 साल पहले हो रहा था, y माइनस के 14 मदर एज में से y माइनस के 14, कोई दिक्कत, क्वेश्चन कैसे भी हो जाओ, हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो हम उठा के दूसरे में रख देंगे, क्वेश्चन किसी एक में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल 1 सेकंड लगा के इक्वेशन बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप कोई मेथड लगा लीजिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher wants to distribute 900 chocolate among the student of a class. Each boy received 12 chocolate and each girl received 6 chocolate. If each girl had been given 10 chocolate, then each boy would have received 5 chocolate. Find the number of student. तो देखो, हमने ये माना कि भैया देखो बॉयज जो है उसमें x है और गर्ल्स जो है वो y है। ध्यान से समझ, पहली बार में बॉयज, एक बॉयज को 12 चॉकलेट मिली, ठीक है, तो गर्ल्स को मिली 6, और ये टोटल कितना, 900। इसको भी हम क्या लिख देते हैं, 12, को भी हम क्या लिख देते हैं, 12 जी, 12x प्लस के 6। कंडीशन 1 होगी। दूसरी कंडीशन में वो कह रहे हैं कि देखो लड़कियों को 10 मिल गई, तो बॉयज को 5x मिला, और चॉकलेट बट गई 900। अब बताइए किससे सॉल्व नहीं होगा। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, तो हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चाहिए। बताइए, सॉल्व करिए, कमेंट सेशन में डाल दीजिए, मुझे तो पता है आंसर, ठीक है, कमेंट सेशन में आंसर बताइए, क्लियर कर लेंगे ना। अरे इक्वेशन बनानी है भाई, और इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, नहीं हो तो फिर पूछ लेना, कमेंट सेशन में पूछ लेना, कमेंट सेशन में बोल देना, आंसर जरूर दे के जाना। अगर बेटा आप 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन के कमेंट सेशन में आंसर करके जाना चाहिए, तभी तो लगेगा, तभी तो पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, तभी तो माने कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। तो ये आप कमेंट सेशन में बता के जाइए, क्लियर है ना। चलिए, नहीं होगा तो तब की तब सोचेंगे। ये देखिए बेटा, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बहुत इजी सा आ जाता है, लेकिन एक बात सोचिए, अगर मैं इसको एलिमिनेट करने जाऊं, एलिमिनेशन मेथड लगाने जाऊं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने जाऊं या कोई और मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने जाऊं, तो बेटा ये कितना टिपिकल हो रहा है, देख रहे हैं कैसी कैसी डिजिट दे रखी है, डरावनी सी, भयंकर परी जैसी है ना, 29x प्लस 37y इक्वल टू 110। मैं चुटकियों में हल बताऊंगा, देखो जरा कैसे। आप पहली वैल्यू उठाइए, और पहले वैल्यू नीचे से उठाएंगे ना, कहीं से भी उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 और 3, 2 की 9 दूनी 18, 9 to 8, बस यूनिट डिजिट, और वाई की 7 3 1, दोनों को जोड़े तो 3 नहीं आ रहा है, भाई तुम तो बनेंगे, क्लियर बात है ना। मुझे क्या जाना है, यूनिट डिजिट अप्रोच से जाना है। देखो 3 रखो, 9 3 27 7, 3 2 7 7 2 4, ये भी बेटा 1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है आपका 3, ठीक है, तो 1 आ रहा है जो कि 3 के बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है, तो भी नहीं हो सकता। 2 रखो, 2 9 to 8, क्या जी, 1 रखो +7, भैया ये तो 8 7 5 आ रहा है, तुम्हें चाहिए 3, तुम भी नहीं बन हो जी। इसको रख के देख लो, 9 2 7 2 4, और देखो यूनिट डिजिट, वैसे भी 3 गलत हो गए थे, तो ये तो सही होना ही था। तो बताइए, अगर आप मल्टीप्लाई भी मत करिए, पूरी पूरी की पूरी मल्टीप्लाई भी नहीं करनी है पेपर में, आप केवल समय बचाकर चीजें कर सकते, और ये मेथड गलत नहीं होते हैं, ये स्मार्ट तरीका है करने का, माइंड को थकाना नहीं है। आप कहेंगे सर हम तो कैलकुलेशन पूरी कर लेंगे, बच्चा 3 घंटे माइंड को बचा के रखना है,
3 घंटे चलाना है उस माइंड को। अगर आप छोटी छोटी कैलकुलेशन में एमसीक्यू में ही उसको थका देंगे तो कैसे वो बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, कैसे वो हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करेगा, कैसे वो ट्राइग्नोमेट्री से लड़ेगा, कैसे वो थेल्स थ्योरम से लड़ेगा। कैलकुलेशन पे अपने माइंड को खपाना नहीं है। दिस इज स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करो ना बच्चा। चलो जरा आगे बढ़ते हैं, करो। Aruna has only ₹1 and ₹2 coins with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is ₹75, then the number of ₹1 and 2 coins are respective. इतना सिंपल है। देखो, ₹1 के कॉइन को हमने एक्स मान लिया, ठीक है जी सर, और ₹2 के कॉइन को हमने मान लिया कि संख्या में वो थे वाई। चल हो गया काम, हो गया काम। तो जी वाई मान ली। उन्होंने कहा कि भाई दोनों जो है जुड़ के एक्स प्लस वाई जो है वो तो है 50, 50 कॉइन तो है 50। इक्वेशन बन गई। और कह रहे हैं कि जो उनकी जो नंबर ऑफ है, जो उनका रुपया बना, वो बना 75। तो ₹1 में एक की गुना की तो एक्स प्लस वाई कॉइन है, दो दो रुपए के तो 2 वाई, और दोनों को ऐड किया तो 75। क्या पूछ रहे हैं? कॉइन्स की नंबर ऑफ पूछ रहे हैं। कर लीजिए, माइनस 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 कैंसिल, 2 वाई में से वाई माइनस के वाई, और यहाँ माइनस के 25। देखो, वाई बराबर तो बेटा 25 आ गया, और दोनों का ऐड जो है 25 है, 50 है, तो एक्स बराबर भी कितना आ गया 25, क्योंकि पहले में रख दी ना इसमें। अरे वाई 25 है तो वाई 25 है तो एक्स भी तो 25 हो जाएगा। क्लियर बात है। 25 प्लस वाई इक्वल टू 50, या अच्छा वाई की वैल्यू रखेंगे ना, वाई की वाई यहाँ रखी तो एक्स प्लस 25 इक्वल टू 50, इसको माइनस किया, 50 माइनस 25 एक्स बराबर 5। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। हो गया ना डी ऑप्शन करेक्ट? बताइए कोई दिक्कत है डी ऑप्शन करेक्ट में? मैं तो समझता हूँ नहीं है कोई दिक्कत। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे? हो गया लो सॉल्व। तो अब आगे बढ़े आप जरा। 3 चेयर कॉस्ट एंड टेबल कॉस्ट इतने, 3 चेयर सेम टाइप कॉस्ट इतने, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। 1 चेयर की कॉस्ट हमने एक्स मान ली और टेबल की हमने वाई मान ली। तो जी, और 3 चेयर 3x प्लस 2 टेबल 2y कितनी है? 1850, 1850। और कह रहे हैं कि 5 चेयर यानी 3x, नहीं, 5 चेयर एंड 3 टेबल, इन दोनों की कितनी है? 2850। लो बेटा हो गया, सॉल्व कर लेना, सॉल्व इट, कर लेना सॉल्व, कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। कमेंट कर देना और सॉल्व कर लेना। इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेशंस करनी है। मुझे कैलकुलेशन नहीं सिखानी ना पेपर के समय पे। अब पेपर के समय पे मेथड सिखाने, कैलकुलेशन तो आपको अच्छे से आती है, आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, नहीं जानते हैं तो आप सीखेंगे फिर। ये देखो, मैं आपको अभी जो है क्या सिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाता है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने का तरीका क्या है, वो आप सोचिए, वो आप करिए, ठीक है। चलिए जरा देखो, जरा कैसे करेंगे। 2x प्लस वाई बटे प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, 3x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 3x प्लस 2y प्लस 1/6 10। अब क्या आप दोनों इक्वेशनों को ले लेके सॉल्व करेंगे? क्या आप इनसे दो इक्वेशंस बनाएंगे फिर उनसे एक्स वाई निकालेंगे, ऐसे करेंगे? नहीं भाई, कुछ नहीं करना। वैल्यू रखो और जिससे वैल्यू बराबर आ जाए वही आंसर। देखो, अब रखो 1 और 1, तो 2 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5, 2 to 1 5/5 1 है जी। दूसरे में देखो, 3 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3, ये भी क्या आया बेटा? 1 आ गया। अगले में रखो, 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 6, और 6 डिवाइडेड बाई 6 तो जी 1। तीनों से सेम आ गए, सोचने की जरूरत ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही हो गया। नहीं तो ऐसे तीनों को और रख के 3 को चेक कर लेते, अगर तीनों से नहीं बनता तो चौथे को आंसर कर देते, फोर्थ को आंसर ऐसे। लेकिन अगर बन रहा है तो नहीं करना है, चेक करो, लेकिन ईमानदारी से सही करना। ऐसा ना हो कि गड़बड़ झाला हो जाए तुमसे वैल्यू रखने में, और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाए, करना कुछ और चाहते हो कुछ और जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कैलकुलेशंस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना, सिंपल माइंड से करना, उलझा कर मत करना, चीजें हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं ये कह रहा हूं कि 90% स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आती है। अब आप कहेंगे सर इतना नंबर ऑफ, हाँ जी भाई बच्चा, क्योंकि जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना, वो या तो एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है या आरएस पढ़ाया जा रहा है, और वहां ये मैंने क्वेश्चंस देखा नहीं है। ठीक है, ये एक बार पेपर में पूछा, अंडर रेटेड कर दिया लोगों ने, काम खत्म। अब देखो जरा क्वेश्चन कैसे कह रहा है। वो कह रहे हैं 3 डिजिट नंबर एबीसी इज 459 मोर देन द सम ऑफ इट डिजिट, व्हाट इज द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ए बी एंड 1 डिजिट नंबर ए। ये पूछ, जरा देखते हैं। 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, स्टूडेंट इसको कैसे लिख सकता हूँ? 100 ए प्लस 10 बी प्लस के सी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बिल्कुल देखो, 3 डिजिट नंबर को ऐसे ही तो एक्सप्रेस करते हैं भाई, 3 डिजिट नंबर को ऐसे ही तो एक्सप्रेस करते हैं, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। अब ये जो ए बी सी है, ये 49 मोर देन है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी सर, आपने कहा और हमने मान, ए प्लस बी प्लस सी को इधर उठा लो, तो 100 में से ए माइनस हुआ 99 ए। ठीक है जी सर, 10 बी में से बी माइनस हुआ तो प्लस के 9 बी, और बेटा सी से सी कैंसिल, तो कितना आ गया 59। बिल्कुल ठीक है जी सर, 59 आ गया, 459 आ गया। अब पूरे को 9 से डिवाइड कर दो तो ये 11 ए प्लस के बी, और इसको डिवाइड करें तो 51। अब आंसर तो आपको दिख ही रहा है पहले तो, लेकिन फिर भी पूछ तो ले कि क्या आपको कह रहा है। वो कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर को ए बी को कैसे एक्सप्रेस करूंगा? 10 ए प्लस के बी, ये तो बेटा करूंगा, सेकंड डिजिट को 10 ए प्लस के बी। अब देखो अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, लेकिन जब समझ में नहीं आता क्वेश्चन या करने का तरीका नहीं आता है तो क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है। क्लियर बात है ना? तो उस चीज का बच्चा आप ध्यान रखिए जरा, कैसे करेंगे? 10 ए, और वो कह रहे हैं उसमें ए और ऐड करना है, तो ए और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 11 ए प्लस के बी। और भैया 11 ए प्लस बी के बराबर किसका दे रखा है? 51 को। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? सी आंसर हो गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट सेशन में बताइए, अगर क्वेश्चंस का लेवल सही नहीं हो, क्वेश्चंस तुम कुछ और चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेशन में आप बताइए कि सर ये क्वेश्चंस आप दीजिए, ये चैप्टर आप हमें दीजिए। सब चैप्टरों को कराऊंगा, बारी बारी से कराऊंगा, एक एक चैप्टर को एग्जाम से पहले कराऊंगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आप इन सब चैप्टरों को देखिए, अपना तैयारी को बूस्ट कीजिए। और अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज चीज़ें चाहिए तो आप स्टैंडर्ड क्लासेज पर आइए, मेरी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, स्टैंडर्ड क्लासेज पर आकर आप अपने हिसाब से वहाँ आप चैट बॉक्स में हमें लिखिए कि सर हमको इस चैप्टर से चाहिए, इस थॉरम से चाहिए, ऐसे क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, जो आपको चाहिए वो हम देंगे, कस्टमाइज चीज़ें देंगे, आपके हिसाब से देंगे। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, इट लेंथ एक्सीड ट्वाइस इज ब्रीथ बाई 4 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो कितना सिंपल सा है, पेरीमीटर है तो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2l प्लस बी इक्वल टू 44, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 2 एल प्लस के बी कितना हो गया बेटा 2 हो गया। ठीक है जी सर, एक इक्वेशन। लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो दूसरी बार में कह रहे हैं कि एल जो है उसके ब्रीथ के ट्वाइस से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, इसको उठा के यहाँ रख दो, 2b प्लस के 4 प्लस के b इक्वल टू 22। हमने कहा जी ठीक है, 2b और b 3b, 4 को दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस के 18, 3 से कितनी बार 6 टाइम, तो b इक्वल टू बच्चा कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर बात है? यानी मैंने जब ये वैल्यू l की यहाँ उठा के रखी तो मुझे ये b की वैल्यू 6 मिल गई। अब b की वैल्यू 6 अगर मैं इसमें रख दूं तो मुझे l मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल। तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस के 4, और ये हो जाएगा 12 प्लस के 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा l इक्वल टू 16। ठीक है जी। वो पूछ रहे हैं एरिया, क्या पूछ रहे हैं? एरिया। एरिया के लिए क्या करते हैं भाई, एल गुना बी, एल गुना बी, एल कितना मेरा 16, बी कितना मेरा 6, दोनों की मल्टीप्लाई 96, तो दोनों की मल्टीप्लाई 96, तो बी कितना हो गया, बी ऑप्शन, एरिया कितना हो गया 96। तो क्वेश्चन को बहुत इजी बेस में भी वो पूछ लेता है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। क्लियर बात रहेगी? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश has some goats and hen is sad. Upon counting, Mukesh found that total number of legs.
लेग्स कितनी है बेटा? 112। चलिए जी। एंड टोटल नंबर हेड्स, हेड्स कितने हैं? 40। ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ हैंड्स हिज। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन वो देगा तो एक आपको 4 पैर वाला, गॉट के होते हैं 4 पैर और हैंड्स के होती है 2 पैर। ठीक है जी, हमने कहा ठीक है। तो अब आपको करना कैसे वो समझ लीजिए। और हैंड्स पूछ रहा है मतलब 2 पैर वाले, तो इसको आधा कर दीजिए। 2 से डिवाइड करा तो 56। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, किसको? हेड को। ध्यान से सुन लेना, लेग्स को आधा कर दो हमेशा से, तो कितना हो गया? 56। और हेड्स को उसमें से माइनस कर दो, कितना हो गया जी? 16। ठीक है। तो ये जो आएगा ये 4 पैर वाले आएंगे, इनके 4 पैर होंगे। 4 पैर मतलब ये आई जी गॉट्स, ये आई आपकी बकरी। ठीक है। लेकिन आपको चाहिए हैंड्स, तो हैंड्स के लिए क्या करना है भैया? टोटल सिर तो एक का एक ही होता है ना, टोटल है आपके 40 हेड्स, सिर जो है 40 है, उसमें से 16 गॉड्स के सिर हैं, तो कितने बचे हैंड्स के? जितने सिर उतनी हैंड्स, 40 में 16 घटा दो ना 20। तो जो हैंड्स आपके आई वो कितनी आई? 24। T4 होगा। ठीक है ना। देखो जरा समझ लेना, मैं दोबारा से मेथड को, प्रोसीजर को दोबारा से फॉलो अप कर देता हूँ। लेग्स को कर दो आधा, 52, 56 हो गई। उसमें से हेड्स माइनस कर दो 16, ये आ गई 4 पैर वाला जान, जो भी उसमें 4 पैर वाला हो। 4 पैर वाले से 2 पैर वाला निकालना है तो क्या करेंगे भाई? सिरों में से उसको घटा दो। सिर का मतलब क्या है? दोनों का टोटल, यानी गॉड्स एंड हैंड्स बोथ इज इक्वल टू 40। उसमें से मैंने 16 गॉड्स घटा दिए तो कितने बचे? 24। 24 जो आपकी हैंड्स है। क्लियर बात है? बिल्कुल सिंपल सा पढ़ के जाइए, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आराम से जब आप चीजें करेंगे तो बहुत आसानी से होंगी। देखो जरा, 6 ईयर हैंड्स मैन, इतना ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, खुद करिए। डू इट योर सेल्फ। ऑलरेडी मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूँ आज एज पर। इस क्वेश्चन को आप भी होमवर्क की तरह करिए। अब आ जाइए इसको। ठीक है, 3 क्वेश्चन और रह गए, कोई दिक्कत नहीं। तो कर रहे हैं आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आराम से पढ़िए। देखो अब जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप भगदड़ में बड़ी जल्दी होते हैं। अरे कुछ नहीं करना भाई, वैल्यू पुट करिए यहाँ और किसी एक में रख दीजिए। देखो जरा, इसमें पहली वाली वैल्यू रख रहा हूँ, 2/1 प्लस 3/2 और 3 घूम के ऊपर, तो ये कितना बन गया भाई? देखो ये 339/2 और पूरा कंप्लीट चाहिए तो कंप्लीट देगा नहीं, तो तुम तो भैया गलत हो। अगला देखिए, 2/2 और 3 घूम के ऊपर प्लस 3/1, ये भी 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस के 3 कितना हो गया? 6। पहली कंडीशन को पार कर गए जी। अब इसको दूसरे में रखो तो 1/2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। ये 1/2, पाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2, तो 3/2 प्लस 1/2, कितना बचा? 2 और 3 1 4, 4 से कितनी बार 2, तो कितना आ गया? 2। देखो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है दूसरे से, यही आपका आंसर। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है सेकंड ऑप्शन से और यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर बात है? तो बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के। लेकिन बच्चा जब आप तुक्का लगाते हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है। पूरी साल आप पढ़े, अगर आप वैल्यू पुट करना भी नहीं सीखे बच्चा, फिर क्या सीखे हो यार? किस तरीके से आपने पढ़ाई की है? पूरी साल में अगर आप बेसिक बेसिक चीजें भी नहीं सीखे, मैं गारंटी देता हूं पूरी 1 साल आप मुझे दीजिए, कोई प्रेशर मत दीजिए कोर्स कंप्लीट का, आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए। मैं कहता हूं कि मैं इतना आपको काबिल बना दूंगा कि आप कुछ मत सीखिए भाई। वैल्यू पुट करना आपको बचपन से आता है। कोई कहता हो मुझे नहीं आता है, झूठ बोल रहा है। उसको याद करने की जरूरत है, उसको अपने आप को समझने की जरूरत, सबको आती है। आप प्रयास नहीं करते वैल्यू पुट करते समय। बताओ इसमें वैल्यू पुट करते समय कुछ मुझे लगा? जब तीसरे नंबर पे है वो घूम के तो ऊपर जाएगी, बस उसी को घुमा के ऊपर कर रहा हूँ। क्लियर सी बात है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा और सबसे पहले खुद में कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो। मैं, मुझे नहीं पेपर देना या किसी और टीचर को पेपर नहीं देना, आपके स्कूल टीचर को पेपर नहीं देना है, आपको पेपर देना है बच्चा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तरीके इजाद करने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। तो सोचिए, कॉन्फिडेंस लाइए, आप बहुत काबिल हैं। आप
हार मत मानिए। चलिए, ये देखो क्वेश्चन, क्या करना है। अभी जैसे मैंने वैल्यू पुट की थी ऐसे ही आप करिए, इसको भी आप होमवर्क में रखिए। ठीक है, वैल्यू पुट करके रखनी है बच्चा, जो उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे वही आंसर है, कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है। अब आप कहेंगे सर इतनी बड़ी वैल्यू कैसे रखेंगे यार, है यही तो होगा ना, अरे सर इतनी बड़ी वैल्यू कैसे रखेंगे, भैया कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे। पहले आप एक्स वाई निकाल लीजिए ना यहाँ से, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और तब वैल्यू इसमें रखिए। यहाँ इन वैल्यू को उठा के रखेंगे तो बड़ा होगा। देखो पहले इन दोनों का एक्स प्लस वाई निकालिए, 19 और माइनस 46, 46 में से ये माइनस हो जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, कितना बचेगा 27, 27 और 3 5, ये हो गया प्लस वाला। प्लस वाला जब माइनस वाला करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 65 ओवर ये। और फिर उस वैल्यू को उठा के यहाँ रखिए, फिर उस वैल्यू को उठा के यहाँ रखिए। 2019 पूछा था, छोड़ भी सकते हैं आप और वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, आराम से बैठ के वैल्यू पुट करके चेक करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम आपके साथ इतना ही जुड़ेंगे। नेक्स्ट कुछ वीडियो, नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स को लेकर आपके साथ रहेंगे। आई होप को आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो नीडी स्टूडेंट्स को शेयर करिए, अपने भाई बहन जो आपके पढ़ रहे हैं 10th क्लास में उनको शेयर करिए, जो आपके साथी हैं उनको शेयर करिए, जो नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में आने वाले हैं उनको बताइए भैया स्टैंडर्ड क्लासेस से आप अपना कोर्स शुरुआत से परचेज कर कर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं कि आपसे हो नहीं रहा है, आपसे बन नहीं रहा है, आपसे चीज। चलिए आज की क्लास में विदा लेते हैं, जय हिंद।